चलिए बेटा, तो हम लोग देखो यहाँ पर अभी क्या पढ़ रहे थे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है R/2/RO2 कितना है बेटा, √MO2/NH2। तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना लेती है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ऑक्सीजन ने कितना ट्रेवल किया बेटा L, और हाइड्रोजन ने कितना ट्रेवल किया 100 - L। तो 100 - L अपॉन टाइम टेकन T, L अपॉन टाइम टेकन T इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 32, और हाइड्रोजन का कितना है बेटा 2। तो यहाँ पर 32/2 कितना हो गया 16, और 16 कितना हो गया बेटा 4, कितना हो गया 4। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बेटा कि 100 - L, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, अपॉन L इक्वल टू कितना हो गया 4। तो यहाँ से 100 - L इक्वल टू 4 है, L इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 5 है, तो 5L इक्वल टू कितना हो गया 100। तो L कितना हो गया बच्चे 20। तो L कितनी डिस्टेंस थी जो ऑक्सीजन ने ट्रेवल की थी, तो ऑक्सीजन ने कितनी ट्रेवल की 20। अब टोटल कितनी 100, 20 अगर ऑक्सीजन ने ट्रेवल की है तो हाइड्रोजन ने कितनी ट्रेवल की है बेटा 80। तो सेम टाइम में हाइड्रोजन तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 80 सेंटीमीटर, और ऑक्सीजन कितना करेगा 20 सेंटीमीटर। तो आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आप लोगों से बच्चे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको ऑक्सीजन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑक्सीजन एंड से बताना है, तो वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चे, सोल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ। आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मिक्सचर ऑफ गैसेज एट रूम टेम्परेचर डज नॉट ओबे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छे से आप लोगों को ये देखना है बेटा, ये अच्छे से कर ले। डॉल्टन्स लॉ मैंने आपको बताया था केवल और केवल तब एप्लीकेबल होगा जब गैसेज आपस में रिएक्ट ना कर रही हो, गैसेज आपस में रिएक्ट ना कर रही हूँ तो ही क्या होगा बेटा, डॉल्टन्स लॉ क्या होगा बेटा, एप्लीकेबल होगा। तो जिन गैसेज जो रिएक्ट कर जाएंगे उन पर डॉल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो NO2 और O2 होता है, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं ना, तो इस पर डॉल्टन लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। CO और CO2 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। SO2 और SO3 भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। और अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी क्या बताया था बेटा, NH3 और HCl। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर NH3 क्या होता है बेस, और HCl क्या होता है बेटा एसिड, पता है था आप लोगों को, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे NH4Cl, पता था व्हाइट फ्यूम्स बनाएंगे NH4Cl, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। और ये गैसेज अगर रिएक्ट कर गई, तो अगर गैसेज रिएक्ट कर गई फिर डॉल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन पर डॉल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस पर एप्लीकेबल होगा किस पर नहीं होगा। देखो Cl2 और SO2 ये आप लोग पढ़ेंगे बेटा, SO2 Cl2 के साथ रिएक्ट करके 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे है ना, क्या बनाता है SO2Cl2, तो इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो बताओ ये दोनों रिएक्ट करेगा ना, जैसे ही रिएक्ट करेंगे डोल्टन लो एप्लीकेबल नहीं होगा। डोल्टन लो केवल और केवल तब एप्लीकेबल होगा जब गैस रिएक्ट ना करे। CO2 और हीलियम ये रिएक्ट करेंगे नहीं, इनर्ट गैस है हीलियम। O2 और CO2 आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। N2 और O2 आपस में, आप लोग खुद सोचो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा, 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन है एंड 21% बाय वॉल्यूम क्या है बेटा ऑक्सीजन। अब एयर में क्या होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही तो होती है, वो क्या आपस में रिएक्ट करती है। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाते तो हम लोग सांस ले पाते, नहीं ले पाते। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती है बच्चे, ये 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है बेटा, ये काफी ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। अगर इनको रिएक्ट करवाना है तो लगभग टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, 2000 डिग्री सेल्सियस। तब जाकर ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे ना। इतना टेम्परेचर तब जनरेट होता है, ये तब रिएक्ट करती है जब लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकती है ना, तब इतना टेम्परेचर क्रिएट होता है और फिर N2O2 रिएक्ट करके थोड़ा बहुत NO बनाते हैं। रूम टेम्परेचर पर N2 और O2 रिएक्ट नहीं करते हैं। तो डॉल्टन फ्लो इन पर एप्लीकेबल हो जाएगा, जो रिएक्ट नहीं करते हैं। जो रिएक्ट कर गए उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम SO2। अब मान लीजिए कि आपका ये रूम है ना, ये आपका रूम है, और उस रूम में 2 ग्राम तो आपके पास क्या है बेटा हाइड्रोजन, और 32 ग्राम क्या है आपके पास SO2। अब हाइड्रोजन और SO2 दोनों रिएक्ट नहीं करते, डॉल्टन फ्लो एप्लीकेबल हो सकता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो बताओ यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, एक तो गैस कौन सी है बेटा हाइड्रोजन, और एक गैस कौन सी है बेटा SO2। मैंने मान लिया टोटल प्रेशर कितना है जो ये दोनों मिलकर लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं बेटा कितना 80 टोटल प्रेशर।
अब आपको पार्शियल प्रेशर बताना है। क्या बताना है बेटा? कि हाइड्रोजन कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगी। टोटल प्रेशर आपको पता है, इसका क्या बताना है? पार्शियल प्रेशर। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो क्या करोगे? टोटल प्रेशर को उसके फ्रैक्शन से क्या कर दोगे बेटा? मल्टीप्लाई। किसी का भी आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, तो जो भी टोटल प्रेशर आपको गिवन है उसको उसके फ्रैक्शन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन के कर दो फ्रैक्शन से, और अगर SO2 का निकालना होता तो SO2 के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोगों को दिया हुआ है कितना? 2 ग्राम। तो मोल निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन मैंने क्या निकाला? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 2। मोलर मास कितना था? 2। मोल कितना हो गया बेटा? SO2 के मोल निकालो। SO2 के मोल के गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना हो गया? 32 दिया हुआ है, देखो ये 32। और मोलर मास कितना होता है इसका? सल्फर का हो गया 32 और O2 का हो गया 32। 32 प्लस 32 60 कितना हो गया? 1/2। तो हाइड्रोजन के मोल आपके पास है 71। SO2 के मोल आपके पास है 1/2। तो अगर मोल आपके पास है तो आपको मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन निकालना। तो जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो, मुझे किसके निकालने हैं? हाइड्रोजन के। किसके निकालने हैं बच्चे? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन क्या कर दोगे बेटा? टोटल मोल। टोटल में कौन है? H2 के भी हैं और SO2 के। तो हाइड्रोजन का मोल कितना है? 1 अपॉन 1+1 बाय, तो ये कितना आ गया बेटा? 1/3/2। तो ये आ गया बेटा आपके पास 2/3। कितने मोल आ गए बेटा? मोल फ्रैक्शन आ गए, सॉरी, हाइड्रोजन मोल फ्रैक्शन आ गया बेटा 2/। अब आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, निकाल लो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? टोटल प्रेशर इंटू कितना हो गया बेटा? इसके मोल फ्रैक्शन हो गए 2/3। तो क्या आ गया बेटा? 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। तो आपको क्या पूछा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। अगर SO2 का पूछता, किसका पूछता बेटा? तो SO2 का भी मैं निकाल देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो SO2 का अगर निकालता तो क्या करना पड़ता? SO2 का निकालना होता तो टोटल प्रेशर को SO2 के फ्रैक्शन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। SO2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? SO2 की मोल अपॉन टोटल, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टोटल प्रेशर गिवन हो और इंडिविजुअल प्रेशर निकालना हो तो क्या करोगे? जिसका भी इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर को उसके फ्रैक्शन से क्या कर दीजिए बेटा? मल्टीप्लाई। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, दूसरा इसी में देखो एक और क्या क्वेश्चन आता है। अभी उसमें आपको वेट गिवन थे, इसमें नहीं है। आपको क्या बोला है? इक्वल वेट ऑफ CH4 एंड H2 आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को। तो 25 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को क्या दिया हुआ बेटा? टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इक्वल वेट दिया हुआ है CH4 का भी और H2 का भी। तो मैंने मान लिया वेट ऑफ CH4 और वेट ऑफ हाइड्रोजन मैंने कितना मान लिया बेटा? W ग्राम मान लिया। मान लीजिए कितना ग्राम मान लिया? W ग्राम, है ना? तो आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन गैस। तो मीथेन गैस कितना प्रेशर लगा रहा है? तो मैंने कहा था ना पार्शियल प्रेशर निकालना है आपको। किसका? मीथेन का। तो मीथेन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? जो भी टोटल प्रेशर है उसको उसके फ्रैक्शन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन निकालना कैसे सिखाया, अभी भी बताया मैंने। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को किससे डिवाइड कर दोगे बेटा? टोटल मोल से। कर देंगे या नहीं कर देंगे? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। टोटल मोल से क्या कर दोगे? आप लोग डिवाइड कर दोगे। तो यहां पर आप लोग देखो, तो मोल फ्रैक्शन बताओ कितने आ जाएंगे CH4 के? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास मैंने कितना मान लिया दोनों का? W। तो कितना आएगा? W अपॉन मोलर मास कितना हो गया? 16 अपॉन W अपॉन 16 प्लस हाइड्रोजन का बताओ गिवन मास कितना है? W अपॉन मोलर मास कितना है इसका? 2। तो इसको सोल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो यहाँ पर W तो क्या हो गया बेटा? ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे से कॉमन आ गया, वो क्या हो गया? कैंसिल। ये हो गया 1/16 अपॉन 1/16 प्लस 1/2। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? सोल्व कर सकते हैं ना। और इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो। इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर ये आएगा 8/9। कितना आएगा बेटा? 8/9। तो इसको सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर इंटू कितना हो गया बच्चे? 8/9। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व। तो कितना हो गया?
तो जिसका भी पार्शियल प्रेशर निकालना है बच्चे, टोटल प्रेशर को उसके फ्रैक्शन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप लोग पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये आप लोग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। चलिए, इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा किस पर। देखो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, in water saturated air the mole fraction of water vapor is 0.02 if the total pressure of the saturated air is 1.2। अब देखो सैचुरेटेड एयर क्या होती है, सैचुरेटेड एयर क्या होती है, जो ड्राई एयर होती है अगर उसके साथ मॉइस्चर कनेक्ट है, जो ड्राई एयर होती है बेटा अगर उसके साथ मॉइस्चर कनेक्ट हो जाए तो वो कैसी एयर बन जाएगी, सैचुरेटेड एयर ना। तो सैचुरेटेड एयर को मैं क्या भी बोल सकता हूँ, मॉइस्ट एयर। क्या बोल सकता हूँ, मॉइस्ट, मतलब मॉइस्चर के साथ जो एयर है ना। तो आप मुझे बताओ, जो मॉइस्ट एयर का प्रेशर होगा, मॉइस्ट एयर का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, मैंने क्या कहा था, ड्राई एयर के साथ अगर क्या कनेक्ट हो जाए बेटा, पानी, तो वो कैसी एयर बन जाती है बेटा, मॉइस्ट एयर। यस और नो। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 0.02। कितना दिया बेटा, 0.02। तो यहाँ पर हम लोग वाटर की कहानी लिख देते हैं, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 0.02। और क्या दिया हुआ है, जो सैचुरेटेड एयर है, जो टोटल प्रेशर है सैचुरेटेड का, मतलब मॉइस्ट एयर का है ना, टोटल, पी मॉइस्ट लिख देता हूं यहाँ पर, या फिर क्या लिखता हूँ, टोटल है ना। ये कितना दिया, 1.2 एटीएम। तो आपसे क्या पूछा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। तो ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, मैंने बताया था आपको मॉइस्ट एयर क्या होती है, जिसमें ड्राई और वाटर वेपर दोनों हो। तो बताओ ड्राई एयर का निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ड्राई एयर का जो प्रेशर होगा, पानी का इधर ले जाऊं, क्या आ जाएगा, पी मॉइस्ट एयर माइनस पी H2, हो जाएगा ये। अब बताओ यहां पर मुझे किसका निकालना है, आपको टोटल दिया हो मॉइस्ट का 1.2, तो पानी का कैसे आ जाएगा बताओ, मैंने आपको बताया था पी H2O इक्वल टू कैसे आ जाएगा बेटा, टोटल को उसके फ्रैक्शन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अभी बताया ना जिसका भी निकालना पार्शियल। तो यहाँ पर कितना होगा, टोटल कितना है 1.2 इंटू मोल फ्रैक्शन कितने हैं बताओ, मोल फ्रैक्शन है इसके 0.0, तो ये मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये कितना आ गया बेटा, 0.024 ATM। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर आ गया कि नहीं आ गया, कितना, 0.024 ATM। अब मुझे बताओ किसका निकालना है, ड्राई एयर का। मॉइस्ट एयर का आपको पता है कितना, 1.2। पानी का कितना आया, 0.024। तो ड्राई एयर का क्या आ गया, मॉइस्ट मतलब दोनों कनेक्टेड है, और वाटर वेपर का आ गया तो माइनस कर दूंगा, कितना आ गया बेटा, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए था, जो मॉइस्ट एयर होती है बेटा वो किससे मिलकर बनी होती है, ड्राई एयर और वाटर वेपर से मिलकर मॉइस्ट एयर बनी होती है। तो आप लोग ये सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो क्या दे रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज मैंने आपको पढ़ाया था कि बच्चे ये जो थ्योरी होती है ना, वो आइडियल गैस के लिए लगती है, किसके लिए लगती है, आइडियल गैस के लिए, है ना। और आपको पता है कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, वो रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि जो गैसेज मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पर इस रूम में 100 मॉलिक्यूल है आइडियल गैस के ना, तो उनको एक दूसरे से बेटा कोई लेना देना नहीं है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो कोलिजन होती है उनके बीच में प्योरली क्या होती है, इलास्टिक। मतलब क्या है कि आपस में टकराएंगे, एनर्जी का भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो कर देंगे, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो वो कोलिजन कैसी होगी बेटा, परफेक्टली इलास्टिक। और जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो पहला पढ़ो, पार्टिकल ऑफ गैसेज आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, या फिर रैंडमली मूव करते हैं जिगजैग मोशन में। देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ना 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 ना, पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये गलत हो गया, गलत पूछा हुआ है। कोलिजन ऑफ गैस प्योरली इलास्टिक, यस सर, आइडियल गैस के बीच में कोलिजन होंगे, पार्टिकल के बीच में प्योरली इलास्टिक होंगे, और पार्टिकल की स्पीड क्या होंगी बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछा देखो, the average kinetic energy for 5 mole of an ideal gas, monoatomic gas at 27 डिग्री सेल्सियस है ना। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है कितने मोल के लिए बेटा, 5 मोल के लिए। कितने मोल के लिए, तो आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा मोल के लिए, एन मोल के लिए, वो कितनी होती है, 3/2 NRT। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एन मोल के लिए तो वो कितनी होती है, 3/2 NRT, एन मोल के लिए ना। तो बताओ यहाँ पर फॉर्मूले में, तो 3/2
एन कितना दिया होगा बेटा 5, आर कितना होगा बताओ, किसमें निकालना है, जूल में, तो कितना हो जाएगा 8.314, और टेम्परेचर 27 डिग्री दिया होगा, मतलब कितना केल्विन हो गया 300 केल्विन। ये रख दोगे तो ये आंसर किसमें आएगा, जूल में। तो जूल में जब इसको निकालोगे तो बेटा ये आएगा 18 और 18587 के करीब करीब आएगा, ये 581.79 के करीब करीब है ना, क्लियर है, 79 जूल, और किलो जूल के करीब करीब कितना आ जाएगा, 18.58 किलो जूल के आसपास आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जो आ रहा है इसके आसपास, ये था, समझे ना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मोल में निकालनी है तो होता है 3/2 nRT। तो दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी अगर पर मोल पूछी गई है तो होता है 3/2 RT, है ना, एक मोल के लिए, पर मोल मतलब एक मोल के लिए, एन मोल के लिए nRT हो जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पूछी हुई है एग्जामिनर में, तो वो होता है बेटा 3/2 kT। तो ये थोड़ा सा आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी पर मोल होता है बेटा 3/2 RT, एक मोल के लिए, एन मोल के लिए nRT आ जाएगा, और पर मोलिक्यूल होता है 3/2 kT। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। जो भी चीजें करें बेटा, मैंने बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि मजे लेकर करें ना। आप स्टडी भी कर रहे हैं तो आप लोग मजे लेकर करें, ऐसा नहीं स्ट्रेस लेकर हम लोग कर रहे हैं। कुछ चीज सीखने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग, तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे ना। कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या दिया हुआ है, रेशियो VRMS ऑफ O2 एंड VMP ऑफ SO2। इन दोनों का क्या करना है, रूम टेम्परेचर पर रेशियो निकालना है। तो आपको मैंने पढ़ाया था जो RMS स्पीड होती है बेटा, VRMS, वो कितना होता है, √3RT/m, है ना। और एक मैंने आपको पढ़ाया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैंने बताया था √2RT/m। अब दोनों में बताओ, दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसके लिए, VRMS O2 के लिए, और ये किसके लिए, SO2 के लिए। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, VRMS किसके लिए लेते हैं, O2 के लिए, कितना आ जाएगा बताओ, √3R। टेम्परेचर कौन सा लेना है बेटा, रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया 298 केल्विन। तो कितना हो गया, इंटू टी हो गया 298, अपॉन मोलर मास कितना हो गया O2 का 32, और रेशियो निकालने किसके साथ, VMP के साथ, किसका, SO2 का, SO2 इक्वल टू कितना हो गया बताओ, SO2 का क्या, MP होता है 2RT। तो 2 × R × T कितना हो गया 298, और SO2 का कितना हो गया 64। दोनों का क्या निकालना है बेटा, RMS और MP स्पीड का, है ना। अब दोनों को कर लो आप लोग, देखो क्या हो गया बताओ, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया बताओ, इक्वल टू √64/32, और यहाँ पर है 3, और यहाँ पर कितना है बेटा, कर लेंगे, क्योंकि R × 298 कैंसिल हो गया ना। ये कितना बचा 3, ये कितना बचा 2, 64 कहाँ चला गया ऊपर, और 32 कहाँ गया नीचे। यहाँ से बताओ कितना आ गया, VO2/VSO2 इक्वल टू कितना आ गया, 32 × 2 64, 64 से 64 कैंसिल, कितना बचा बेटा √3/1। तो देखो कौन सा आंसर आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, VRMS क्या होता है √3RT/m, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो कितनी होती है बेटा √2RT/m। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर RMS आपको पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सपोज ए गैस सैंपल कंटेन 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, वन थर्ड ऑफ मॉलिक्यूल हैव स्पीड कितना, 2 × 10⁻3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने टोटल मॉलिक्यूल है, तो टोटल मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए हुए हैं बेटा आपको, टोटल मॉलिक्यूल कितने दिए हुए हैं, 3 × 10⁻23। तो वन थर्ड कितना हो गया इसका, वन थर्ड कर दें हम लोग इसका। तो अगर मैं वन थर्ड करता हूँ, वन थर्ड मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं करके, वन थर्ड कैसे हो जाएंगे, टोटल मॉलिक्यूल है 3 × 10⁻23, और इनका कितना करना है वन थर्ड, कितना हो गया बेटा 10⁻, सीधे से क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, वन थर्ड मॉलिक्यूल की स्पीड दी हुई है बेटा, मतलब आपको दिया हुआ है कितना 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, मॉलिक्यूल, इसको मैंने N1 मान लिया ना, इनकी स्पीड कितनी है बेटा
2 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड को मैंने मान लिया v1 है ना। ऐसे ही बताओ 1/3 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, 10⁻23 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है n2 की, इनको n2 मान लिया, और उनकी स्पीड कितनी है 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड को कितना मान लिया v2। और ऐसे ही 1/3 मॉलिक्यूल की 10⁻23 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है बेटा, इसको मान लिया n3, इनकी स्पीड कितनी है 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनकी स्पीड कितनी है v3। तो 1/3 मॉलिक्यूल की 2 × 10⁻³ है, 1/3 की 3 × 10⁻³ है, और 1/3 की 4 × 10⁻³ है ना। तो इनकी आपको क्या बतानी है बेटा, आरएमएस बताना, आरएमएस स्पीड बताना है। क्या बताना है, आरएमएस। देखो आरएमएस स्पीड मैंने आपको पहले ही बताया, आरएमएस कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या करते हो स्क्वायर, जो भी आपके पास वेलोसिटी है उसका क्या करो स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है v1 v2 और v3, इनका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, है ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर n1 है तो n1 पार्टिकल की स्पीड v1 है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा n1 v1 का स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग वेलोसिटी को क्या करोगे, स्क्वायर करोगे v1 का स्क्वायर, और जितने पार्टिकल है उनसे आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि आप लोगों को पार्टिकल n1 n2 n3 दिए होंगे। वैसे आपको अलग अलग पार्टिकल की स्पीड अलग अलग देगा, पर आप लोग अगर कुछ पार्टिकल की स्पीड एक जैसी है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। n2 पार्टिकल की स्पीड कितनी है v2, तो उसका क्या कर दो स्क्वायर, स्क्वायर है ना पहले, आर एम एस ऐसा तो स्क्वायर। n3 पार्टिकल की स्पीड कितनी है v3, और उसका क्या कर दो स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर m मतलब क्या लेना है इनका मीन, इनको क्या करते हैं बेटा जोड़ दिया, और इनका क्या ले लूंगा मीन। मीन कैसे लेगा, जोड़कर n1 प्लस n2 प्लस, और फिर r मतलब क्या कर देना, उनका रूट ले लेना है। क्या लेना है बेटा, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बस अब ये फॉर्मूले में आपको क्या करना है, पुट करना है डाटा। n1 पता है तो v1 पता है, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आप लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10⁻23 इंटू 2 × 10⁻³ का कितना बेटा स्क्वायर, 10⁻23 इंटू 3 × 10⁻³ का स्क्वायर, प्लस 10⁻23 इंटू 4 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो आपको पता ही है 10⁻23 प्लस 10⁻23 प्लस 10⁻। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं बता, सोल्व करेंगे तो बीआरएमएस आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, दिखने में ऐसा लग रहा है, आप लोग एक बार सोल्व कर देखेंगे इस कैलकुलेशन को, है ना। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी उसका स्क्वायर करोगे फिर उसका मीन लोगे और फिर उसका क्या कर देना है रूट, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया होता है, if the pressure of a fixed quantity of gas increase 4 times keeping the temperature constant, the RMS velocity, अभी मैंने RMS velocity का फॉर्मूला बताया था VRMS इक्वल टू क्या बताया था बेटा, √3RT/m होता है, √3RT/m, है ना। और आपको बताया था कि जो RT होता है आपको पता है PV इक्वल टू nRT, तो n अगर 1 ले लूं तो PV इक्वल टू क्या बन जाएगा RT, तो PV की जगह क्या, RT की जगह क्या रख सकता हूं मैं, √3PV/ क्या रख सकते हैं बेटा है। अब बताओ इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, टेम्परेचर क्या रखा है मैंने कांस्टेंट। अब टेम्परेचर अगर आपने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर अगर आपने कांस्टेंट रखा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको पता है बॉयल्स लॉ, बताया था मैंने, बॉयल लॉ है ना। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू क्या आएगा कांस्टेंट। अब बताओ इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट होते पीवी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रेशर को मैंने कितना टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 4 टाइम्स। तो मुझे बताओ जब अगर प्रेशर को 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो होगा वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, क्योंकि पीवी तो कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पीवी क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर अगर 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 4 टाइम्स क्या हो जाना चाहिए कम, तो पीवी कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बस यहाँ पर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो पीवी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का कोई फर्क नहीं होगा। तो वीआरएम स्पीड क्या रहेगी बेटा सेम, अगर टेम्परेचर क्या हो गया कांस्टेंट। तो किसी भी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर वो कांस्टेंट बोल देता है तो वीआरएमएस स्पीड क्या रहेगी उस पर्टिकुलर गैस के लिए सेम रहेगी, है ना, फिक्स हो जाएगी। तो जो वीआरएमएस होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वीआरएमएस उस पर्टिकुलर गैस के लिए चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा सेम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट, तो प्रेशर बढ़ा भी रहोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा।
अल्टीमेटली पूरा पीवी तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना। नेक्स्ट देखो, वॉन्डरवॉल रियल गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस। तो आपसे पूछा है रियल गैस जो होती है उसको कैसी गैस बनानी है मुझे, आइडियल गैस। तो रियल गैस को मुझे बनाना है बेटा आइडियल। अभी अभी मैंने आपको बताया था जो आइडियल गैस होता है उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, जबकि रियल गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जैसे ये रियल गैस है, ये दो रियल गैस के पार्टिकल है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मुझे इनको आइडियल बनाना है। आइडियल मतलब इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनको क्या करना है बेटा, हटाना है। तो आप सोचो, ये आपके पास क्या है, दो रियल गैस है जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सोचो नीचे से आग लगा दो, नीचे से आग लगाओगे, टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा बेटा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो भागेंगे नहीं, भागेंगे दूर। जैसे टेम्परेचर दूंगा दूर भागेंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम एक टाइम आएगा जब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, खत्म। अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, तो टेम्परेचर में जितना ज्यादा करता जाऊंगा अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो रहा। अट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे तो रियल गैस क्या बन जाएगी, आइडियल गैस। दूसरा देखो, आपको पता है जब क्लास में टीचर होता है, तो क्लास में टीचर होता है तो क्या होता है, बच्चे शांति से बैठे होते हैं, है ना। क्योंकि जो टीचर होता है वो प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है, तो बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। जैसे ही टीचर क्लास से क्या हो जाता है बाहर, आपके ऊपर प्रेशर हट गया, आप लोग इधर उधर फैलोगे कि नहीं फैलोगे, अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा तो बताओ गैस के पार्टिकल पास आते जाते हैं, और प्रेशर हटाता जाऊंगा तो गैस के पार्टिकल क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। तो जितना प्रेशर मैं कम करूंगा गैस के पार्टिकल दूर होंगे, और दूर होंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कम। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। और एक टाइम आ जाएगा जब खत्म हो जाएगा ना। तो अगर रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है तो गैस के बीच में जो अट्रैक्शन है उनको खत्म करना पड़ेगा। खत्म कब होगा, जब टेम्परेचर क्या कर दो, बढ़ा दो, और प्रेशर क्या कर दो बेटा, कम कर दो। तो ये दोनों ही कंडीशन होगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो रियल गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडियल गैस में। नेक्स्ट क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल गैस कॉन्स्टेंट। अब वॉन्डरवॉल इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप लोगों ने पढ़ भी ली होगी। वॉन्डरवॉल इक्वेशन याद कर लेना, क्या थी बेटा, ई प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो ए होता है वो अट्रैक्शन को बताता है, और जो बी होता है बेटा वो साइज को बताता है, मॉलिक्यूल के, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल गैस कांस्टेंट ए इज हाईएस्ट। तो मैंने आपको बताया ए किसको बताता है, ए बताता है बेटा अट्रैक्शन को। किसको बताता है, ए बताता है किसको बेटा, अट्रैक्शन को। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ए भी उतना ज्यादा होगा। ए ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन क्या है बेटा, ज्यादा। अब अगर मैं ये सारी गैस देखूँ तो आपको पता है जो अमोनिया होता है, जो कौन सी गैस होती है बेटा, अमोनिया, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर आपने पढ़ा होगा। अमोनिया में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इनके बीच में NH3 NH3 के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो मतलब ए ज्यादा आएगा। ए ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन क्या है बेटा, ज्यादा। तो NH3 में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसका ए क्या होता है बेटा, ज्यादा। ए ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, बी ज्यादा मतलब उसका साइज ज्यादा है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा NH3। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या है, गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट ऑफ आइडियल। तो एक गैस है जिसका जो मोलर वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम कंपेरिजन में क्या है बेटा, कम है। तो मैंने मान लिया जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम मान लिया, जो आइडियल गैस है बच्चे उसका मैंने वॉल्यूम कितना मान लिया, मान लो वी। वी मान लिया कितना, जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम कितना मान लिया, वी। तो एक जो गैस है दूसरी वो मैंने मान ली दिया था ना, तो इसका जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से कितना कम है, 20%। तो 20% कम है तो बचा कितना, 80% बचा, जैसा अभी क्वेश्चन कराया था मैंने पहले भी। तो 20% कम है, टोटल 100 था, 20% कम है तो बचा कितना, 80%। कितना है बेटा, 80% है इसका। तो 80% कितना हो जाएगा, 80/100 कितना हो जाएगा, 0.8। 20% कम है तो बचा कितना, 80%। तो बी का 80% है। अब आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा हुआ है, तो बताओ, आपको बताया होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है बेटा, रियल गैस का वॉल्यूम अपॉन आइडियल गैस का वॉल्यूम। अब रियल गैस का वॉल्यूम कितना है, 0.8 अपॉन आइडियल कितना है, भी कितना आ गया, 0.8। तो जेड की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, 1 से। और जब भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आएगी तो मतलब गैस को लिक्विफाई करना क्या है बेटा, आसान है। गैस को लिक्विफाई करना क्या है, आसान है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ग्राफ में, है ना।
जब भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू एक से कम आएगी तो गैस को लिक्विफाई करना क्या होगा, आसान। लिक्विफाई करना आसान कब होगा, अब गैस को लिक्विफाई करना आसान कब होगा, जब गैस पास पास आएगी, दूर दूर आए, पास पास आए, पास पास आ रही है, मतलब गैस के बीच में अट्रैक्शन क्या है बेटा, ज्यादा है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर एक से कम है तो मतलब गैस को लिक्विफाई करना आसान है। लिक्विफाई कब हो पाएंगे, जब गैस पास पास आएंगी। गैस पास पास कब आएंगी, जब उनमें अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो जेड की वैल्यू अगर एक से कम है तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होंगे ना, तभी वो लिक्विफाई हो पाएंगे। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेड लेस देन वन, और लेस देन वन है तो लिक्विफिकेशन आसान होता है। और लिक्विफिकेशन आसान कब होगा, जब अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, ज्यादा। आपको पढ़ाया था, तीन कंडीशन पढ़ाई थी। जेड इक्वल टू वन है तो गैस कैसी होगी, आइडियल। लेस देन वन है तो लिक्विफाई करना क्या हो जाएगा, आसान। लिक्विफाई करना आसान कब होगा, जब उसमें अट्रैक्शन होंगे। और जेड की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक से ज्यादा है, मतलब गैस को लिक्विफाई आसानी से नहीं किया जा सकता। और कब नहीं किया जा सकता है, जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होंगे, है ना। चलो, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं ना। नेक्स्ट वो क्या पूछा है, एट मॉडरेट प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वन मोल ऑफ गैस कैन बी। मॉडरेट प्रेशर पर, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो, जेड और पी के बीच में, है ना। तो ये जेड इक्वल टू वन की लाइन थी, याद है। और मैंने कहा था कि सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जेड लो प्रेशर पर वन होता है, फिर नीचे की तरफ जाता है ग्राफ, और फिर किधर की तरफ जाता है, ऊपर। ये मैंने ग्राफ पढ़ाया था, हर गैस के लिए ऐसे ही होता है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया ना। तो बताओ लो प्रेशर पर, यहाँ पर प्रेशर क्या है, लो, जेड की वैल्यू कितनी है, वन। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पर जब पूछे तो कंप्रेसिव फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, वन, और गैस एक्ट एज आइडियल गैस, है ना। मॉडरेट प्रेशर पर जब पूछे बेटा, एट मॉडरेट प्रेशर, तो मॉडरेट प्रेशर पर जेड की वैल्यू क्या होती है, एक से कम। मॉडरेट प्रेशर पर जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चे, एक से कम। एक से कम, तो देखो एक से कम ऑप्शन कौन सा है, वन माइनस कुछ जा रहा है, ये वन प्लस आ रहा है, मतलब ज्यादा हो गया, हटा दो। ये वन प्लस कुछ आ गया, एक से ज्यादा हो गया, तो आंसर या तो होगा फर्स्ट या फिर होगा फोर्थ, है ना। मॉडरेट प्रेशर पर जेड की वैल्यू एक से क्या होती है, कम। और वो कितनी होती है बेटा, वो याद करनी है आपको, जेड इक्वल टू, वो मैं आपको बता चुका, वन माइनस ए अपॉन वी आर टी। अब देखो मॉडरेट प्रेशर पर, देखो यहाँ पर अब प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो मॉडरेट प्रेशर पर एक से कम हो गया, और बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो एक से ज्यादा निकल गया ना। तो एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब कुछ ऐड होगा, तो एक से ज्यादा हो जाती है वन प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से याद करना है। लो प्रेशर पर वन होता है, गैस बिहेव एज आइडियल गैस। मॉडरेट प्रेशर पर देखो एक से कम हो गई, एक से कम याद करने का तरीका क्या है, वन माइनस ए अपॉन वी आर टी। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, मान लो विराट, है ना, विराट, वी आई आर ए टी होता है, तो आई और ए हटा दो, वी आर टी बच जाएगा, विराट, वी आर टी विराट, वी आर टी विराट, वन माइनस ए अपॉन वी आर टी। अब मॉडरेट प्रेशर एक से कम होगी तो माइनस ही तो होगा, तो वन माइनस ए अपॉन वी आर टी। और जब प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा, तो एक से ज्यादा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा पीबी अपॉन आर टी, पीबी अपॉन आर टी, पीबी अपॉन आर टी, तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का आपको क्या बताना है बेटा, ऑर्डर बताना है। तो ये ऑर्डर कैसे आएगा बेटा, आपको मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ाया था, क्या बताया था, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने बताया था वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, आप कितना भी प्रेशर लगा। एक वो टेम्परेचर जिसके बाद गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, मतलब मान लो CO2 है, CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है। तो 31 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे तो आप लोग इसको लिक्विफाई कर सकते हो, CO2 को। लेकिन अगर टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो गैस को फिर लिक्विफाई आप लोग नहीं कर पाओगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैस, जिसके बाद गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, कितना भी प्रेशर लगा लो आप लोग, है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का आप लोग ऑर्डर याद कर लो, ये मैंने एनसीईआरटी से लिखा है, तो आपको ये मिनिमम ऑर्डर याद होना ही चाहिए। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर होता है बेटा, सबसे कम यहाँ पर होता है H2 का, उससे ज्यादा होता है बेटा N2, उससे ज्यादा होता है CO, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, CH4, उसके बाद होता है बेटा CO2, देन HCl, देन NH3, और देन SO2। ये किसका ऑर्डर है बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर के, आपको लर्न करना है ना। तो सबसे कम होता है H2, उससे ज्यादा N2, CO, CH4, CO2, HCl, NH3, SO2, है ना। ये क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, उसको लिक्विफाई करना क्या होगा, आसान। उस गैस को
जो लिक्विफाई करना क्या हो जाएगा, आसान। कर लोगे या नहीं कर लोगे? क्योंकि देखो अब मान लो, जैसे एक गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री है, और एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 100 डिग्री है। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो 20 के बाद तो मैं उसको लिक्विफाई कर ही नहीं पाऊंगा, 20 से नीचे नीचे कर सकता हूँ। लेकिन सोचो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो 100 के ऊपर लिक्विफाई नहीं कर सकता, 100 के नीचे कर सकता हूँ ना। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके नीचे तो मैं कभी भी कर लिक्विफाई कर सकता हूँ ना। लेकिन सोचो जिसका 20 है, तो 20 से ऊपर जाते तो वो लिक्विफाई नहीं होगा। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा है, गैस को लिक्विफाई करना उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली ऑर्डर आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्या है, द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर फॉर ए गिवन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर। तो आपको बताना है, मैंने आपको बताया था बेटा बोल्ट्जमान कर्व क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। बोल्ट्जमान कर्व एक ग्राफ होता है बेटा बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डेल्टा एन बाई एन और मॉलिक्यूलर स्पीड। बोल्ट्जमान कर्व क्या करता है कि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप लोग क्या बढ़ाओगे टेम्परेचर, तो ग्राफ राइट साइड में क्या होता जाएगा, शिफ्ट। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ग्राफ राइट साइड में क्या होता जाएगा बेटा, शिफ्ट। तो बताओ सबसे राइट में कौन है, सबसे राइट में T3 वाला है, उसके लेफ्ट में T2, उसके लेफ्ट में क्या बेटा, T1। तो जितना ज्यादा ग्राफ राइट में है, वो टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ राइट साइड में क्या होता है, शिफ्ट। तो सबसे राइट साइड में कौन है बेटा, T3 वाला। तो T3 टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। उससे कम क्या हो जाएगा, T2, और उससे कम क्या हो जाएगा बेटा, T1। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द आइडियल गैस फ्लो ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। बेटा ये आपको मैंने बताया था बॉयल्स टेम्परेचर होता है। तो बॉयल्स टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, है ना। एक प्रेशर की रेंज में वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस क्या बन जाए बेटा, आइडियल गैस, उसे क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। और ये मैंने आपको बताया था बॉयल टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ए अपॉन आरपी, ए अपॉन, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, ये आप लोग अच्छे से याद करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर मैं आपको बता चुका हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद गैस को लिक्विफाई होना क्या हो जाती है बेटा, लिक्विफाई नहीं कर सकते आप लोग, है ना, उससे नीचे नीचे कर सकते हैं। वो कितना होता है, 8 अपॉन 27 आरपी। एक बॉयल टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, वो टेम्परेचर इन अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर जिस पर जो रियल गैस है वो किसकी तरह बिहेव करने लगे, आइडियल गैस की तरह, तो क्या बोलते हैं बेटा, बॉयल टेम्परेचर, A/RP। और एक होता है बेटा इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ये होता है 2A/RP, 2A/RP। तो आप लोग देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर तीनों में A/RP आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे ज्यादा ये 2 है। तो सबसे बड़ा होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, उससे छोटा होता है बॉयल टेम्परेचर, उससे छोटा होता है बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग स्टेट ऑफ मैटर के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चन लिए, तो एक दो बार आप लोग सोल्व कीजिए सारे, और फिर आप लोग सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे ना।